हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल मेडिकल्स के यूट्यूब चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गुरुकुल आज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस की बुक को। ये हमारी EFM की बुक नंबर 2 है, EFM फॉर बी कॉम फाइनेंस। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली जो टॉपिक लेंगे वो बेसिकली हमारा टॉपिक होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गारंटी रूल्स, या फिर बोल सकते हो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में से बोलते हैं भारतीय निर्यात साख गारंटी निगम लिमिटेड। हालांकि इसके नाम से पता लग रहा है कि भारत का निर्यात करने के लिए जो भी गारंटी दी जाती है वो एक संस्था द्वारा दी जाती है, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब ये कॉर्पोरेशन क्या करती है, इंडिया में एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने का काम कौन करती है, हमारी ECGCIL, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एक तरह की गारंटी प्रोवाइड करती है बेसिकली। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका फंक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द अजमेर बुक, देखो ये आपका 18th चैप्टर है। ठीक है, बाकी अपने चैप्टर के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करेंगे, तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे निर्यात व्यापार के जोखिम की। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि निर्यात साख बीमा क्या होता है। तो निर्यात साख बीमा क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। निर्यात साख बीमा। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस बेसिकली क्या कहता है कि अगर आप कोई भी गुड्स यहां से एक देश से किसी दूसरे देश में अगर वो गुड्स भेज रहे हो, तो वो गुड्स अगर उधार पे बेच रहे हो तो उस पर बीमा करवाया जाता है, निर्यात साख बीमा करवाया जाता है, ताकि आपकी जो भी उधार की गई राशि है वो पूरी हो सके। इसमें इस बीमे का मतलब ये होता है ताकि आपके पैसे आपको मिल सके, आपके वित्तीय जोखिम को पूरा किया जा सके। ऐसा ना हो एक देश द्वारा, एक व्यापारी द्वारा माल भेजने पर उसको वो राशि नहीं मिलने पर उसको जोखिम होता है। ऐसे जोखिम को पूरा कौन करता है, बीमा कंपनी करती है। वो कौन सी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। स्पेशल इसका काम यही होता है कि जो भी हमारे देश के बीच में, दो देशों के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को क्लियर करने का काम करता है निर्यात साख बीमा। इसके बाद आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे जोखिम कितने होते हैं। तो देखो, निर्यात साख बीमा तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा बीमा जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, लेकिन इसके अंदर जो जोखिम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो निर्यात साख बीमा जोखिम कौन कौन से होते हैं, रिस्क कौन कौन से होते हैं। हाँ, तो निर्यात साख बीमा जोखिम को दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिफोर शिपमेंट और एक होता है आफ्टर शिपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर शिपमेंट और आफ्टर शिपमेंट का मतलब क्या है। देखो, निर्यात साख बीमा दो प्रकार के होते हैं, एक बिफोर शिपमेंट और एक होता है आफ्टर शिपमेंट। बिफोर शिपमेंट का मतलब क्या है, लदान पूर्व, और ये आफ्टर शिपमेंट होता है लदान पश्चात। लदान पूर्व होता है, इसका मतलब क्या है, माल अभी भेजा ही नहीं है, भेजने से पहले आप बीमा कर रहे हो, वो बीमा कौन सा होगा, लदान पूर्व बीमा। और लदान पश्चात बीमा क्या होगा, माल भेजने के बाद का बीमा होगा, उसको बोलेंगे माल भेजने के बाद का। ठीक है,
और लदान को बीमा भी दो तरीके के हो सकते हैं, या तो जो देश निर्यात कर रहे हैं वहीं बीमा करवा रहे हैं, निर्यातक देश में बीमा बीमा या फिर निर्यातक देश के बाहर बीमा करवा लो, मतलब आपने दूसरे देश में बीमा करवा लिया। निर्यात देश के बाहर बीमा, मान लो कि इंडिया से माल बाहर जा रहा है और माल बाहर जाने से पहले बीमा करवाना चाहते हो तो उसी यूएसए, मान यूएसए भेज रहे हो, यूएसए में बीमा आप इंडिया में बीमा करवा सकते हो और यूएसए में भी करवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप करवा कहाँ रहे हो। अगर बाद में करवाना है तो बाद में भी करवा सकते हो, बाद में का मतलब जब माल भेजती है उसके बाद, लेकिन पहले करवाना बढ़िया रहता है बाद में करवाने से, क्योंकि बाद में करवाने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं और कई फायदे भी हैं। तो बेसिकली कौन कौन से फायदे और कौन कौन से नुकसान? तो नुकसान आफ्टर शिपमेंट में 3 तरह के नुकसान है। देखो, एक तो होता है कमर्शियल नुकसान, जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक, कमर्शियल रिस्क है यानी वाणिज्यिक रिस्क है यानी पैसों की। दूसरा आता है पॉलिटिकल रिस्क। कौन सा? पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल को बोलते हैं हिंदी में राजनीतिक जोखिम बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है विनिमय जोखिम यानी एक्सचेंज रिस्क, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क, विनिमय जोखिम। अब तीनों ही तरह अलग अलग जोखिम है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। मैं आपको बेसिकली उस टॉपिक का मीनिंग बताऊंगा। बेसिकली हम यहाँ पर पूरी थ्योरी कवर नहीं करेंगे, हम उसको सेंस पकड़ लेंगे और सेंस के थ्रू उसको कवर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल बात करूं तो बीमा 2 प्रकार का है। एक तो माल को ट्रक में डालने से पहले या शिप में डालने से पहले या फिर जहाज में डालने से पहले, और एक माल को लोड करने के बाद। अगर माल को लोड करने से पहले बीमा करवाना है तो 2 जगह करवा सकते हैं, उसी देश में या फिर उसी देश के बाद। अगर माल को लोड करने के बाद बीमा करवा रहे हैं तो वो 3 टाइप के रिस्क, एक होता है कमर्शियल, पॉलिटिकल और एक्सचेंज। कमर्शियल रिस्क कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो कमर्शियल रिस्क वो होते हैं वाणिज्यिक रिस्क, जैसे परचेजर क्या हो गया? दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्रेता दिवालिया हो गया, तो वो क्या है? वाणिज्यिक रिस्क है, पैसे हट गए, या फिर वो पेमेंट नहीं कर रहा, भुगतान न कर पाने से, ये भी एक दिक्कत आती है। और या फिर माल वापस कर दे, ये भी दिक्कत है, माल वापस कर दे तो फिर वो खर्चा सारा लग गया, तो इसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक रिस्क। अगर हम बात करें राजनीतिक रिस्क, तो मान लो कि राजनीतिक संबंध के हिसाब से अगर कोई जोखिम हो रहा है तो वो राजनीतिक जोखिम के अंदर आएंगे। जैसे कोई युद्ध चल रहा है, अशांति है, इस तरीके की हालात में हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। या फिर 2 देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं, तो ऐसे देशों के बीच में संबंध न होने के कारण उससे राजनीतिक रिस्क या राजनीतिक जोखिम का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम विनिमय जोखिम की बात करें तो यहाँ पर विनिमय दर संबंधी जोखिम होती है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। विनिमय दर से संबंधित जोखिम कहाँ आएंगे? विनिमय जोखिमों में कवर्ड होंगे। तो यहाँ तक आपको चीजें होप की क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से जोखिम को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे निर्यात जोखिम बीमा क्या है, इसको किस तरीके से सेट किया जा सकता है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, इसके अंदर आगे आ रहा है कि कैसे हम निर्यात साख बीमा की आवश्यकता पड़ी। तो देखो, निर्यात साख बीमा की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी कुछ एक आवश्यकताओं के कारण का आवाज करें। तो आवश्यकता की बात करूं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें तो हमारी विक्रय में वृद्धि हो, विक्रय वृद्धि, संतुलन हो, उसी देश में वो वस्तु मिल सके, हमारे देश में वस्तु मिल सके। अगर संबंध अच्छे हैं तो हम व्यापारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं को आगे से आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई नव परिवर्तन है या नव निर्यातक है उसको प्रोत्साहन मिलता है, निर्यातक को प्रोत्साहन, इस तरीके से आपको पॉइंट लिख सकते हो ताकि ये आप बता सको कि हमें निर्यात साख बीमा क्यों करवाना चाहिए। इस तरीके के आप कोई पॉइंट्स लेकर निर्यात साख बीमा को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आगे हम अगर बात करें
तो निर्यात साख बीमा के क्या क्या काम है। तो बेसिकली निर्यात साख बीमा, इसका जो ऑफिस है वो है मुंबई में। कहाँ है स्टूडेंट्स? मुंबई में इसका ऑफिस है। और मुंबई आपको पता होगा कि ये प्रधान ऑफिस है। इसकी लगभग 22 ब्रांचेज है। 22 ब्रांचेज है, वो पूरे इंडिया में है। ठीक है। वैसे ये जो इंडिया में स्टार्ट होता है वो बर्नी यूनियन ने स्टार्ट किया था। बर्नी यूनियन का श्रेय जाता है इसको स्टार्ट करने में। बर्नी नाम की एक प्रजाति है, या फिर आप कह सकते हो कि बीमा का संगठन है, जो क्या करता है ऐसे कार्य को करने में प्रोत्साहन देता है। ठीक है। अब निर्यात साख बीमा के कार्य क्या है? अगर कार्य की बात करें तो मेनली इसके कार्य ये हैं कि बीमा करना, वित्त की व्यवस्था करना, व्यापार में वृद्धि करना और साख की गारंटी देना। मुख्य रूप से ये 4-5 काम करता है। इस प्रकार के कार्य ये किए जाते हैं। अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो इनकी भी अलग अलग पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो निर्यात साख बीमा 4 तरह की पॉलिसीज देता है। एक तो मानक पॉलिसी, स्टैंडर्ड मानक पॉलिसी। दूसरा था लघु निर्यातक पॉलिसी, जो छोटे निर्यातक होते हैं उनके लिए लघु निर्यातक पॉलिसी। इसके अलावा स्टूडेंट विशिष्ट पॉलिसियां भी आती हैं, इनकी विशिष्ट पॉलिसियां। और इसके अलावा सेवाएं एवं निर्माण संबंधी भी पॉलिसियां आती है, यानी सर्विस रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इनकी पॉलिसीज आती है। तो यहाँ हमने निर्यात साख के बारे में पढ़ा है कि निर्यात साख कौन कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर बात करें इनकी पॉलिसीज की, तो पॉलिसीज के अंदर अलग अलग तरह की पॉलिसीज आती है। तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो मानक के अंदर उनका स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से लघु निर्यातक, छोटे निर्यातक जो एक लिमिटेड पूंजी में ही अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकें कम से कम पूंजी में भी। विशिष्ट जो किसी विशेष वस्तु से रिलेटेड अपने वस्तुओं का निर्यात करते हैं। और सेवाएं और निर्माण पॉलिसी ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि डॉक्टर सर्विसेज होगी, एडवोकेट सर्विसेज होगी, कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होगी, 3G 4G इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड होगी। निर्माण पॉलिसी का काम क्या होता है? निर्माणिक व्यवस्था में भागीदारी करना। तो ये चारों पॉलिसी हमारी निर्यात साख बीमा के अंतर्गत की जाती है। तो होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बीकॉम फाइनल ईयर की सभी EAFM की वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गुरुग्राम चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में हमने बीकॉम फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी जो भी टॉपिक आपको जो डाउट लग रहा है वो डाउट वहां मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई वीडियो नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू। हाँ, तो निर्यात साख बीमा जोखिम को 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिफोर शिपमेंट और एक होता है आफ्टर शिपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बिफोर शिपमेंट और आफ्टर शिपमेंट का मतलब क्या है? देखो, निर्यात साख बीमा 2 प्रकार के होते हैं, एक बिफोर शिपमेंट और एक होता है आफ्टर शिपमेंट। बिफोर शिपमेंट का मतलब क्या है? लदान पूर्व, और ये आफ्टर शिपमेंट होता है लदान पश्चात। लदान पूर्व होता है, इसका मतलब क्या है? माल अभी भेजा ही नहीं है, भेजने से पहले आप बीमा कर रहे हो, वो बीमा कौन सा होगा? लदान पूर्व बीमा। और लदान पश्चात बीमा क्या होगा? माल भेजने के बाद का बीमा होगा, उसको बोलेंगे माल भेजने के बाद का। ठीक है। और लदान पूर्व बीमा भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो जो देश निर्यात कर रहे हैं वही बीमा करवा रहे हैं, निर्यातक देश में बीमा
या फिर निर्यातक देश के बाहर बीमा करवा लो, मतलब आपने दूसरे देश में बीमा करवा लिया। निर्यात देश के बाहर बीमा, मान लो कि इंडिया से माल बाहर जा रहा है और माल बाहर जाने से पहले बीमा करवाना चाहते हो तो उसी यूएसए, मान लो यूएसए भेज रहे हो, यूएसए में बीमा आप इंडिया में बीमा करवा सकते हो और यूएसए में भी करवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप करवा कहाँ रहे हो। अगर बाद में करवाना है तो बाद में भी करवा सकते हो, बाद में का मतलब जब माल भेजती है उसके बाद, लेकिन पहले करवाना बढ़िया रहता है बाद में करवाने से, क्योंकि बाद में करवाने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं और कई फायदे भी हैं। तो बेसिकली कौन कौन से फायदे और कौन कौन से नुकसान है? तो नुकसान आफ्टर शिपमेंट में 3 तरह के नुकसान है। देखो, एक तो होता है कमर्शियल नुकसान, जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक, कमर्शियल रिस्क है यानी वाणिज्यिक रिस्क है यानी पैसों की। दूसरा आता है पॉलिटिकल रिस्क, कौन सा? पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल को बोलते हैं हिंदी में राजनीतिक, राजनीतिक जोखिम बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है विनिमय जोखिम यानी एक्सचेंज रिस्क, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क, विनिमय जोखिम। अब तीनों ही तरह अलग अलग जोखिम है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। मैं आपको बेसिकली उस टॉपिक का मीनिंग बताऊंगा। बेसिकली हम यहाँ पर पूरी थ्योरी कवर नहीं करेंगे, हम उसको सेंस पकड़ लेंगे और सेंस के थ्रू उसको कवर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल बात करूं तो बीमा 2 प्रकार का है, एक तो माल को ट्रक में डालने से पहले या शिप में डालने से पहले या फिर जहाज में डालने से पहले, और एक माल को लोड करने के बाद। अगर माल को लोड करने से पहले बीमा करवाना है तो 2 जगह करवा सकते हैं, उसी देश में या फिर उसी देश के बाद। अगर माल को लोड करने के बाद बीमा करवा रहे हो तो वो 3 टाइप के रिस्क, एक होता है कमर्शियल, पॉलिटिकल और एक्सचेंज। कमर्शियल रिस्क कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो कमर्शियल रिस्क वो होते हैं वाणिज्यिक रिस्क, जैसे परचेजर क्या हो गया? दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, क्रेता दिवालिया हो गया, तो वो क्या है? वाणिज्यिक रिस्क है, पैसे अटक गए या फिर वो पेमेंट नहीं कर रहा, भुगतान न कर पाने से, ये भी एक दिक्कत आती है। और या फिर माल वापस कर दे, ये भी दिक्कत है, माल वापस कर दे तो फिर वो खर्चा कुछ सारा लग गया, तो इसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक रिस्क। अगर हम बात करें राजनीतिक रिस्क, तो मान लो कोई राजनीतिक संबंध के हिसाब से अगर कोई जोखिम हो रहे तो वो राजनीतिक जोखिम के अंदर आएंगे, जैसे कोई युद्ध चल रहा है, अशांति है, इस तरीके की हालात में हम कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। या फिर 2 देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे नहीं, तो ऐसे देशों के बीच में संबंध न होने के कारण उससे राजनीतिक रिस्क या राजनीतिक जोखिम का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम विनिमय जोखिम की बात करें तो यहाँ पर विनिमय दर संबंधी जोखिम होती है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। विनिमय दर से संबंधित जोखिम कहाँ आएंगे? विनिमय जोखिमों में कवर्ड होंगे। तो यहाँ तक आपको चीजें होप की क्लियर होगी कि कौन कौन से जोखिम को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे निर्यात जोखिम बीमा क्या है, इसको किस तरीके से सेट किया जा सकता है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, इसके अंदर आगे आ रहा है कि कैसे हम निर्यात साख बीमा की आवश्यकता पड़ी। तो देखो, निर्यात साख बीमा की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी कुछ एक आवश्यकताओं के कारण का आवाज करें। तो आवश्यकता की बात करूं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हम निर्यात ज्यादा से ज्यादा करें तो हमारी विक्रय में वृद्धि हो, विक्रय वृद्धि, संतुलन हो, उसी देश में वो वस्तु मिल सके, हमारे देश में वस्तु मिल सके। अगर संबंध अच्छे हैं तो हम व्यापारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं को आगे से आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई नव प्रवर्तन है या नव निर्यातक है उसको प्रोत्साहन मिलता है, निर्यातक को प्रोत्साहन, इस तरीके से आपको पॉइंट लिख सकते हो ताकि ये आप बता सको कि हमें निर्यात साख बीमा क्यों करवाना चाहिए। इस तरीके के आप कोई पॉइंट्स लिखकर निर्यात साख बीमा को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आगे हम अगर बात करें तो निर्यात साख बीमा के क्या क्या काम है। तो बेसिकली निर्यात साख बीमा, इसका जो ऑफिस है वो है मुंबई में। कहाँ है स्टूडेंट्स? मुंबई में इसका ऑफिस है। और मुंबई
आपको पता होगा कि ये प्रधान ऑफिस है, इसकी लगभग 22 ब्रांचेज है, 22 ब्रांचेज है, वो पूरे इंडिया में है। ठीक है, वैसे ये जो इंडिया में स्टार्ट होता है वो बर्नी यूनियन ने स्टार्ट किया था। बर्नी यूनियन का श्रेय जाता है इसको स्टार्ट करने में। बर्नी नाम की एक प्रजाति है, या फिर आप कह सकते हो कि बीमा का संगठन है, जो क्या करता है ऐसे कार्य को करने में प्रोत्साहन देता है। ठीक है, अब निर्यात साख बीमा के कार्य क्या है? अगर कार्य की बात करें तो मेनली इसके कार्य ये हैं कि बीमा करना, वित्त की व्यवस्था करना, व्यापार में वृद्धि करना और साख की गारंटी देना। मुख्य रूप से ये 4-5 काम करता है। इस प्रकार के कार्य ये किए जाते हैं। अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो इनकी भी अलग अलग पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो निर्यात साख बीमा 4 तरह की पॉलिसीज देता है। एक तो मानक पॉलिसी, स्टैंडर्ड मानक पॉलिसी। दूसरा था लघु निर्यातक पॉलिसी, जो छोटे निर्यातक होते हैं उनके लिए लघु निर्यातक पॉलिसी। इसके अलावा स्टूडेंट विशिष्ट पॉलिसियां भी आती हैं, इनकी विशिष्ट पॉलिसियां। और इसके अलावा सेवाएं एवं निर्माण संबंधी भी पॉलिसियां आती है, यानी सर्विस रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इनकी पॉलिसीज आती। तो यहाँ हमने निर्यात साख के बारे में पढ़ा है कि निर्यात साख कौन कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है। अब अगर बात करें इनकी पॉलिसीज की, तो पॉलिसीज के अंदर अलग अलग तरह की पॉलिसीज आती है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो मानक के अंदर उनका स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे कि इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से लघु निर्यातक, छोटे निर्यातक जो एक लिमिटेड पूंजी में ही अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकें कम से कम पूंजी में भी। विशिष्ट जो किसी विशेष वस्तु से रिलेटेड अपने वस्तुओं का निर्यात करते हैं। और सेवाएं और निर्माण पॉलिसी ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो कि डॉक्टर सर्विसेज होगी, एडवोकेट सर्विसेज होगी, कोई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस होगी, 3G 4G इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड होगी। निर्माण पॉलिसी का काम क्या होता है? निर्माणिक व्यवस्था में भागीदारी करना। तो ये चारों पॉलिसी हमारी निर्यात साख बीमा के अंतर्गत की जाती है। तो होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बीकॉम फाइनल ईयर की सभी EAFM की वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गुरुग्राम चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में हमने बीकॉम फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी जो भी टॉपिक आपको जो डाउट लग रहा है वो डाउट वहां मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई वीडियो नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।